नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबर इस प्रकार से, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा बुधवार को संसद में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट आने के बाद भिवानी में बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। इस बारे में व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश ने बजट को आम लोगों के लिए कल्याणकारी व राहत भरा बताया। वहीं करदाताओं ने भी कर सीमा बढ़ने पर बजट की सराहना की। वहीं कृषि क्षेत्र पर भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया। बजट को लेकर व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि आम लोगों को, विशेषकर मध्यम वर्ग को नए बजट में काफी राहत दी है तथा टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख तक किया है। अब 3 लाख तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा तथा 15 लाख प्रतिवर्ष आय वाले व्यक्ति को अधिकतम 60,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। वहीं अभिषेक बंसल व कपड़ा व्यापारी नरेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड 66% से बढ़ाकर 89,000 करोड़ किया है, जो हर व्यक्ति को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। उन्होंने बताया कि देश भर में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करके युवाओं की योग्यता बढ़ाकर उन्हें रोजगार योग्य बनाया जाएगा। सर, इस बार बजट आया है वो बहुत ही मिडिल क्लास आदमियों की, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिक लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है और न्यू रिजीम के अंदर भी थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 से लाख से 9 लाख तक 10% और 9 लाख से 15 लाख तक 15%। तो इस हिसाब से जो भी मिडिल क्लास आदमी जिसकी इनकम 9 लाख रुपए तक की है, उसको लगभग 45,000 रुपए तक का टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने 87A सेक्शन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे जिस आदमी की इनकम 7 लाख रुपए या 7 लाख रुपए से नीचे है, उस आदमी को किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ही सरकार की बजट में योजना की बात। तो मुझे अच्छा लगा कि देश के 11 करोड़ किसानों को घाटे से उबारने के लिए किसान योजना के तौर पर श्री अन्न योजना और अन्य योजनाओं को विस्तार दिया गया है। दूसरी बात, कृषि के लिए 20 लाख करोड़ का बजट जो सरकार ने अब निर्धारित करा है, वो भविष्य में किसानों के लिए बेहतर साबित होगा। बागवानी योजना पर 2200 करोड़ की योजना किसी भी तरह से बागवानी क्षेत्र में एक नया सूर्योदय स्थापित करेगी। जो 30 स्किल इंडिया जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने किया है, ये अच्छा फैसला है और इससे जो टीचर्स हैं उनको जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और बच्चों को अच्छी स्किल के लिए एजुकेशन प्राप्त होगी। और 38,000 जो नए टीचर्स रैंक सेंटर खोले गए हैं, तो उससे जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका थोड़ा समाधान होगा। ऐसे जो बजट पेश किया है सरकार ने, जो आगे की प्लानिंग बना के किया है, वो स्वागत योग्य है। MSME में लोन पे 1% कम ब्याज दिया है, इनकम टैक्स में भी 7 लाख तक की छूट दी गई है और आगे रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। तो बजट का स्वागत किया जाता है, लेकिन बजट के दौरान जो घोषणा की जाती है, फ़ायदा तो जब होगा जब असल में अमल पे लाई जाएगी। आज 2 महीने से गेहूँ और मैदा तेज हो रही है, जिसका बजट में कोई प्रावधान नहीं था और ना उस पर कोई बात हुई, फिर भी 300, 400 रुपये बैग मैदा के बढ़े हुए हैं। रिफाइंड है, बगैर बजट के ही 1500 से लेके 2900 तक चला गया, आज भी 22-2300 पे खड़ा है। तो बजट में जो पहले बजट आता था उसमें यही होता था कि बजट से ही सब पूरा साल का सर्कुलेशन चलता था। अब बजट के बाद भी है ना बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे स्वागत योग्य है। इसके अलावा 38,000 एकलव्य स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती किए जाएंगे तथा अध्यापकों की ट्रेनिंग कर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। वह रेलवे के क्षेत्र में भी 2.4 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें अकेले 75,000 करोड़ रुपए का बजट। रेलवे भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत परिवहन तंत्र है, जो देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा। गौरतलब है कि वर्तमान बजट को लेकर अधिकतर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हुए बजट को मध्यम वर्ग के लिए बेहतरीन बताया। मैं कॉस्मेटिक एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते हमारी सरकार से उम्मीदें थी कि सौंदर्य और कॉस्मेटिक के जो संसाधन थे उनका स्लैब भी कम किया जाएगा टैक्स का और महंगाई से राहत भी दी जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हाँ, जो 5 से 7 लाख रुपए सरकार ने आम आदमी की इनकम को किया है,
वो बहुत अच्छा कदम है अगर सरकार इसे लागू करती है तो। आमजन के लिए किस प्रकार फायदेमंद है? कृषि के लिए बोला गया है। देखिए, आमजन के लिए फ़ायदेमंद तो है बजट, लेकिन ये अमल में लाया जाएगा जब ही बात है, क्योंकि सरकार जो वादे करती है उनको पूरा करने में सक्षम नहीं होती। देखिए, मुझे तो इसमें कोई बजट में कोई इतनी विशेष को बात लगी नहीं, और जिस हिसाब से इन्होंने टैक्स को जैसे 5 लाख वाले को 7 लाख कर दिया, तो इसके अलावा इन्होंने हिडन जो टैक्स हैं वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, ये हमारा टैक्स। तो बजट में कोई इतना कोई खास जो उम्मीदें थी जनता को वो बिल्कुल भी नहीं आया उस हिसाब से। तो किस प्रकार आप देखते हो बजट को, किस प्रकार आपको लग रहा है? बजट में आम आदमी को राहत देने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। पेट्रोल डीजल के दाम घटाएं, सिलेंडर के दाम घटाएं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसमें दरें कम करें, ऐसा कुछ नज़र तो आया नहीं इस बजट में। हर बार की तरह बजट लगभग सेम ही था, बस वो एक टैक्स स्लैब 5 लाख से 7 लाख वाला, उसमें नया कुछ चेंजिंग था, बाकी तो बजट एज इट इज ही था। बीते दिनों बृजवासी कॉलोनी में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर तेज धार हथियार से महिला को घायल करके लूट की अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके थाना शहर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि एक आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए जिला कारागार में भेज दिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी से अभी पूछताछ जारी है। उप पुलिस अधीक्षक भिवानी मुख्यालय श्री आर्यन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25 जनवरी 2023 को 4 आरोपियों के द्वारा बृजवासी कॉलोनी भिवानी में एक दुकानदार के घर में घुसकर उसकी पत्नी पर तेजधार हथियार से गर्दन पर हमला करके घर से सोने चांदी के आभूषण लूटकर ले गए थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा पीड़ित महिला के पति कमल निवासी बृजवासी कॉलोनी की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में पंजीबद्ध किया था। पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह शेखावत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करके अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए थे तथा दिनांक 29 जनवरी 2023 को थाना शहर पुलिस भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी बीटीएम के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। थाना शहर पुलिस भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी बीटीएम के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने आरोपियों को दिनांक 30 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने विजेंद्र को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए थे। वहीं आरोपी सुधीर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। ये जैसे कि 25 तारीख को बृजवासी कॉलोनी में एक महिला के जो घर पे थी अकेली, उसे घर में घुस के लूटपाट की गई थी और उनके गले पे चोटें कट्स मारे गए थे 3। तो ये हमने इसमें मुकदमा नंबर 38 दर्ज किया था और इस मुकदमे में हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनमें कुछ व्यक्तियों की फोटोग्राफ्स आई थी जिनकी हमने शिनाख्त कराई, तो कुछ नाम सामने आए जिसमें एक सतीश, एक सुधीर और एक नरेश और एक विजेंद्र, ये 4 व्यक्ति हमारे सामने आए थे। इनमें जो सतीश था वो जिस लेडी के साथ ये घटना हुई थी उनके हस्बैंड की दुकान पे पहले काम करता था। इनकी कपड़ों की दुकान है मार्केट में, वहाँ काम करता था। तो उसे ये पता था कि भाई दिन में इनके घर पे ये महिला जो है वो अकेली होती है और बच्चे जो है वो स्कूल गए होते हैं, हस्बैंड शॉप पे होते हैं। तो वो सब जानते हुए ये जो 4 व्यक्ति हैं, 2 तो बाहर रुक गए देख रेख के लिए और 2 व्यक्ति जो हैं वो घर के अंदर घुसे थे, जिसमें सतीश है और दूसरा सुधीर है। तो जो ये 2 व्यक्ति गए तो इन्होंने, वो महिला उस समय कपड़े धो रही थी, तो जो उन्होंने बताया कि इन्होंने उसको काबू किया और इनके यहाँ गले पे कट्स मारे, जिसके चलते वो थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई और जो भी उनके घर में जेवरात थे थोड़े बहुत वो उन्होंने चोरी किए और जिसमें से हमने एक मंगलसूत्र, एक सोने की चेन और एक बालियाँ रिकवर की हैं और 2 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं, विजेंद्र और सुधीर। और जो सतीश है और नरेश है, इनकी जो गिरफ्तारी है उसके लिए पुलिस ने टीमें गठित की हैं और जगह जगह रेड की जाए। तो है जो इसमें सुधीर है वो नया बाजार
बर्फ फैक्ट्री भिवानी का रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 18 साल है। जो इसमें विजेंदर है वो आज़ाद मोहल्ला सराय चोपटा भिवानी का, लगभग 45 साल उम्र है। जो नरेश है ये भी आज़ाद मोहल्ला सराय चोपटा भिवानी का है। और जो इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर मेन जो है वो सतीश, जो इसकी शॉप पे काम करता था, वो पुराना हाउसिंग बोर्ड भिवानी, हाल तो शाम बाईपास का रहने वाला है। और जो इसमें पता चला है ये सतीश नशे का भी आदी है। सतीश के ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के हैं और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। बाकी तीनों पे ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि इनको जो पहले मुकदमा दर्ज है। पता चला हो सर, लूट के इरादे से ही अंजाम दिया गया। रंजिश वगैरह जो काम करता था सर? रंजिश कोई सामने नहीं आई है अब तक जो सामने आया है वो यही है कि जो पैसों के लिए इन्होंने वहाँ लूटपाट की है। बाकी अभी जो मेन कॉन्स्पिरेटर है सतीश, उसकी गिरफ्तारी बकाया, वो सामने आएगा। कोई नई बात आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। जो महिला है या उनका पति है, उनको नहीं, इनको किसी पे कोई शक नहीं। अचानक ही प्री प्लान के तहत कोई? हाँ, अचानक। अभी जो है इन्होंने बताया था कि इनके जेवरात वगैरह थे, वही गए थे। कैश के बारे में इन्होंने नहीं लिखवाया था। तो 3 चीजें तो हमने रिकवर कर ली हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। मंगलसूत्र है सर, मुठियाँ मंगलसूत्र जो है। बीते दिनों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नागपुर में 28वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में उत्तरी भारत से व भिवानी से एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर अरमान डॉक्टर नरेंद्र सिंह को डेंटल इम्प्लांटोलॉजी की तकनीक को विकसित करते हुए मरीजों को बेहतरीन उपचार देने व इस क्षेत्र में लेक्चर डिलीवर करने पर मास्टरशिप की उपाधि देते हुए मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीते दिनों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी की नेशनल बॉडी द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश विदेश से करीब 750 डेंटल चिकित्सकों ने भाग लिया। सेमिनार के दौरान सोसाइटी की नेशनल बॉडी के द्वारा पूरे भारत से डेंटल इम्प्लांट की तकनीक को बेहतरीन तरीके से विकसित करने के लिए 5 चिकित्सकों को चुना गया। भिवानी वासियों के लिए अत्यंत हर्ष व गौरव का विषय है कि छोटी काशी में बीते कई वर्षों से डेंटल इम्प्लांटोलॉजी में कार्य कर रहे अरमान डेंटल क्लिनिक के चिकित्सक व संचालक डॉक्टर अरमान डॉक्टर नरेंद्र सिंह को उत्तरी भारत से पुरस्कार हेतु चुना गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष व पदाधिकारी डॉक्टर हिमांशु मेहता द्वारा डॉक्टर अरमान को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और भिवानी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत चिकित्सकों के द्वारा किया गया। वहीं उन्हें पार्शियल एक्सट्रैक्शन थेरेपी विषय पर गेस्ट लेक्चर डिलीवर करने पर मास्टरशिप के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने क्लिनिक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरमान ने बताया कि वे अपनी उपलब्धि का श्रेय भिवानी की जनता को व अपने गुरुजन को देते हैं। इस अवसर पर ENT चिकित्सक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने कहा कि आजकल की तकनीक का मुख्य उद्देश्य दांतों को बचाना है, ना कि उन्हें निकालना। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर सुशील धमीजा ने कहा कि भिवानी वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक दांतों को सुरक्षित रखने के लिए अरमान क्लिनिक के द्वारा दी जा रही है। अतः सरकार को इस प्रकार की तकनीक का विकास करने वाले चिकित्सकों की सहायता करनी चाहिए ताकि मरीजों को सस्ता उपचार मिल सके। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर US पाहवा, डॉक्टर रविंद्र पाहवा, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर सरोज रंगा और चांदराम इत्यादि ने डॉक्टर अरमान को मिठाइयां खिलाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर बधाइयां दी। सबसे पहले तो मैं शहर को धन्यवाद देता हूं जो हमें इतने सालों से यहाँ काम करने का मौका दिया। और जो ये जहाँ तक इस अवार्ड की बात है, ये मास्टर इम्प्लांटोलॉजिस्ट का अवार्ड है जो कि इंडिया में इस साल 5 लोगों को चिन्हित किया गया था, 5 लोगों को दिया गया था और उन 5 लोगों में से नॉर्थ इंडिया के हम अकेले डॉक्टर हैं जो इस अवार्ड को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए हैं। और इसके लिए क्या होता है कि पेशेंट्स के फॉलोअप्स एंड पेशेंट्स का डिटेलिंग आपको उधर भेज करके और फिर एक 5 लोगों का कमेटी डिसाइड करता है कि किसको ये अवार्ड देना है या किसको नहीं देना है। तो ये अवार्ड हमारे को उसमें बेहतरीन काम डेंटल इम्प्लांट्स के क्षेत्र में करने के लिए दिया गया। और ये दिया गया हमारे को नागपुर में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उस समारोह में ये हमें अवार्ड से नवाजा गया। बेसिकली नेशनल लेवल की इम्प्लांट कॉन्फ्रेंस ही था, तो जिसमें बाकी फील्ड्स को नहीं एंटरटेन किया गया था, सिर्फ डेंटल इम्प्लांटोलॉजी के क्षेत्र में जो देश विदेश से डॉक्टर आए थे लगभग 750 के आसपास, तो उन डॉक्टर्स में से ही चूज किया गया था। बाकी फील्ड्स डेंटिस्ट्री के इसमें इंक्लूडेड नहीं थे।
श्रृंखला में एक नहीं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनको देख देख करके मैं सीखता हूँ और देख देख करके मैं उनसे मोटिवेट होता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले डॉक्टर पावा हैं, उनको देख देख के हम आज भी अगर देखें तो वो पूरी शिद्दत से काम करते हैं। और हमारे पड़ोसी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, जिनके नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति किसी से छुपी नहीं है, तो उनको देख के हम लोग काम करने का हमें इस तरह का दुस्साहस भी हम करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन करते हैं, कहीं ना कहीं उस नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भिवानी के कामों को लेकर जाते हैं। और डॉक्टर धमीजा अपने फील्ड के वन ऑफ द वेरी बेस्ट फिजिशियंस रहते हैं और ये हमारे एक तरह से मार्गदर्शक भी रहते हैं। और हम इनके सानिध्य में, इनके साथ और इनके मोटिवेशन से, इनके आशीर्वाद से ही काम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था जिसमें हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे पोडियम पे हमने लेक्चर दिया, जिसमें देश विदेश से करीब 750 डॉक्टर्स ने उसको अटेंड किया और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिले। और ये बेसिकली एक टॉपिक रहता है कि इम्प्लांट का क्षेत्र ही होता है, बट इसमें हम दांत को पूरा ना निकाल के, आधा दांत को निकाल करके और बॉडी को मालूम भी नहीं चलने दिया कि उसका दांत निकला और फिर से इम्प्लांट किया। वो इसलिए करते हैं कि बॉडी को ना के बराबर पता चले, उसमें कोई पेन नहीं, किसी तरह का बाद में सर्जरी से डर नहीं, कोई बात नहीं। उससे बहुत ही नेचुरल तरीके से दांत को हम लोग इम्प्लांट लगा करके फिर से पेशेंट्स की लाइफ को बेहतर बनाते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे बाकी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही हम लोग काम कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी डेंटिस्ट जो बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। और भिवानी में जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो मुझे इस बात की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ही हैं। इन पे आप बेझिझक होकर के अपना विश्वास जता भी सकते हैं। और जो काम हो रहा है वो आपके समक्ष है। और जहाँ तक हम लोगों को लेकर जाते हैं, इसमें मैं पूरी डेंटल फ्रेटर्निटी को बधाई भी देता हूँ और कि उन्होंने इतना विश्वास हम में जताते हैं और हमारे कार्यक्रम को सराहते हैं। सबसे पहले मैं नरेंद्र सिंह जांगड़ा को, जो अरमान स्माइल सेंटर चलाते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। डॉक्टर अरमान, मैं इनको शुरू से ही जानता हूँ, पिछले 25-30 साल से जानता हूँ, जब ये BDS कर रहे थे। ये बहुत ही होनहार और बड़े होशियार अपने करियर में रहे हैं। और जब से यहाँ ये आए हैं तो तब से मैं इनका काम कर रहा हूँ। मैं इनसे खुद ही अपनी डेंटल की वो सेवाएं लेता रहता हूँ। इन्होंने मेरे भी इम्प्लांट किए हैं, तो ये भिवानी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। नेशनल लेवल पे इनको मास्टरशिप मिली है इम्प्लांटोलॉजी में। भिवानी शहर के लिए भिवानी की जनता के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे और भी हर्ष हो रहा है कि इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि सारे नेशनल लेवल पे ही इज़ द ओनली पर्सन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया जिनको ये मिला है, अवार्ड मिला है। और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो भिवानी की जनता को इससे बहुत ही अधिक लाभ होने वाला है और ये दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। दूसरे लोग भी इसकी तरह देख के अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे इसमें इम्प्लांटोलॉजी में काम होते रहेंगे। और आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ जांगड़ा साहब, आप और भी तरक्की करें। स्काई इज़ द ओनली लिमिट। आप और आगे बढ़ें और तरक्की करें। अरमान डेंटल क्लिनिक एंड स्माइल सेंटर के संचालक डॉक्टर नरेंद्र जांगड़ा को व उनकी धर्मपत्नी पारुल जांगड़ा को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा जो मास्टर डिग्री इन इम्प्लांटोलॉजी का खिताब जीता है। ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे रोहतक गेट के लिए नहीं, ये पूरे भिवानी जिले और पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य करके दिखाया। कि आज के दिन हम काम करते हैं, हिंदुस्तानियों में क्या कमी है, काम करते हैं पर उसको प्रोजेक्ट नहीं करते, पर इन्होंने वो करके दिखाई। हमारा आयुर्वेदा बहुत बढ़िया था, पर आयुर्वेदा को क्या किया, रिपोर्ट नहीं किया किसी ने, वो ऐसे कैसे ऋषि मुनि अपने साथ ले गए। परंतु अब जमाना बदल गया है, अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और उसके साथ साथ प्रोजेक्शन आप काम करते हैं, कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं, हिंदुस्तानियों के अप्रिसिएशन होते हैं। अब 750 आदमी, जो वार्षिक सम्मेलन था इनका नागपुर में, 750 डॉक्टर जो हैं वहाँ अटेंड कर रहे थे, उसको देख रहे थे और इनके काम को सराह रहे थे। ये बड़ी खुशी की बात है। कुछ बता दिया है। और शहर में डॉक्टर साहब जिस स्थिति में, जैसे छोटा सा पहले क्लिनिक शुरू किया था और फिर धीरे धीरे अपनी मेहनत और अपनी लगन के माध्यम से नई नई चीज़ें सीखी
और नए नए चीज़ें ईजाद की और फिर अपने मरीज़ों को फ़ायदा उठाया, फ़ायदा उनको दिया। हमारे सरकार से भी मैं इस मामले में कहना चाहूँगा कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। भिवानी जैसी छोटी जगह पे ऐसी चीज़ होना कि पूरे नॉर्थ इंडिया से एक डॉक्टर जाता है और वो कुछ ऐसा करके दिखाता है जो पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके लिए उसको सब कुछ खुद करना पड़ा। तो सरकार इसमें सहायता करे, उन डॉक्टर्स की सहायता करे जो कुछ करना चाहते हैं, वो समाज के लिए करना चाहते हैं, नई नई तकनीक लाना चाहते हैं, लेकिन वो तकनीक मरीज को महंगी ना पड़े, इलाज मरीज को सस्ता पड़े। ऐसी टेक्निक में इन डॉक्टर्स की हेल्प करे, तकनीकी सामान जो है उसको कुछ सस्ता करे। अब तो बजट भी आ रहा है, तो बजट में वो चीज़ें जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हैं, और जैसे डॉक्टर नरेंद्र जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर रुपेंद्र जैसे लोग हैं, डॉक्टर पावा जैसे लोग हैं, जो ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जो कि बाकी जगह नहीं मिलती, लेकिन मरीजों को सस्ती मिले, इसमें सरकार भी योगदान दे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव सीजेएम कपिल राठी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान सीजेएम के द्वारा जेल में उपस्थित कैदियों के केसेज की सुनवाई करते हुए उनका मौके पर निपटारा किया गया और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। इस दौरान सीजेएम ने जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों को दी जाने वाली सुविधाओं व अन्य प्रबंधों का विस्तार से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीजेएम कपिल राठी ने कैदियों को लोक अदालत के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य व उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जेल के अंदर लोक अदालत एवं कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि कैदियों को विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी मिले। इस लोक अदालत में केसों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। इस अवसर पर जेल उप निरीक्षक नरेश बुरा, अधिवक्ता राजेश तंवर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सीजेएम एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने स्थानीय पुलिस लाइन स्थित सेफ हाउस का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां पर खान पान सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, यह कहना है साइबर क्राइम थाना इंचार्ज विकास कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने के ऑफर, ऋण व सस्ते आकर्षक उपहार की वजह से लोग साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे इस झांसे में बिल्कुल भी ना आए। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के आदेश पर पुलिस की टीमें स्कूल, कॉलेजेस व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर साइबर अपराध के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में साइबर थाना की टीम बुधवार को ITI में पहुंची। वहीं साइबर थाना इंचार्ज विकास कुमार ने कहा कि साइबर अपराधी अपराध करने के नए तरीके अपना रहे हैं। आमजन जागरूकता से ही साइबर अपराधियों के चंगुल में आने से बच सकते हैं। जागरूकता के अभाव में आमजन साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों को साइबर ठगों से बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया गया है तथा आमजन अगर साइबर ठगों के शिकार होते हैं तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करें व साइबर धोखाधड़ी के मामलों में अपनी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या नजदीकी थाना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत शिकायत करने पर आपका पैसा सुरक्षित वापस आ सकता है। वहीं उन्होंने उपस्थित छात्र छात्राओं को फेसबुक हैकिंग, QR कोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही साइबर अपराध से बचाव किया जा सकता है। अकाउंट हो गया, सभी को प्राइवेट में रखें। हमने क्यों अपनी प्राइवेट फोटो किसी को शेयर करनी है? सभी अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें ताकि कल को कोई हमारे पास लिंक सेंड करके हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश भी करता है तो हमारा अकाउंट 2 तरह से वेरीफाई किया जाएगा, एक हमारे नंबर से, एक हमारी ईमेल से। हमारे नंबर को तो मान लो उसने एक्सेस कर लिया या हमारी ईमेल को एक्सेस कर लिया, लेकिन हमारा नंबर तो हमारे पास ही होगा और हमारे नंबर पे जब OTP आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा अकाउंट कहीं ना कहीं एक्सेस किया जा रहा है। तो सभी अपने सोशल अकाउंट जितने भी हैं उनमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। इससे अगला है लोन ऐप्स, ये भी इसी तरह का क्राइम है। हम पैसे की ज़रूरत होती है खासतौर पे हमारे युवा साथियों को, और हम गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे लोन के नाम से सर्च करो, आपको हज़ारों ऐप मिल जाएंगी और सभी ये क्लेम करते हैं कि हम आपको लोन देंगे, हम आपको लोन देंगे, जबकि इनमें से मुश्किल से 10-20 ऐप वेरीफाइड हैं जो बैंकों की तरफ से हैं, बाकी सभी फेक ऐप हैं, चाइनीज ऐप है सभी। हमने कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर ली, ऐप डाउनलोड करते के साथ हम ये नहीं देखते कि वो हमारे से क्या परमिशन मांग रहा है।
हम सभी परमिशन उनको अलाउ सभी परमिशन हमने उनको अलाउ कर देते हैं। और जब लास्ट में ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है तो इंस्टॉल होने के साथ परमिशन हमने ऑलरेडी उनको दी है, अपनी मर्जी से दी है। हमारा सारा डेटा ऐप बनाने वाली कंपनी के पास चला जाता है और वो हमारे वही फ़ोटोज़ उठाते हैं, वही कॉन्टैक्ट उठाते हैं, हमारे खाते में आ जाएंगे। एक बार 2000 रुपये आ जाएंगे या 2500 रुपये आ जाएंगे, 5000 रुपये आ जाएंगे। और उसमें हम फिर हमारे पास मैसेज आते हैं कि आपको ये 2500 रुपये के 5700 रुपये एक हफ्ते के अंदर पे करने हैं। अगर आप इनको पे नहीं करोगे तो आपके खिलाफ FIR या आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम वो पैसे भी पे कर देते हैं, उसके बाद वो अपना खेल शुरू करते हैं। वो हमारे जो डेटा है जो उनके पास एक्सेस किया गया था उस डेटा में छेड़छाड़ करते हैं, हमारी फ़ोटो को कोई एडिट करते हैं और हमारे सभी कॉन्टैक्ट के पास सेंड कर देते हैं। अब हमारी फ़ोटो है, किसी के में तो रियल फ़ोटोज़ होते हैं, कोई दोस्त हैं, कोई। भिवानी का पोश इलाका कहा जाने वाला सेक्टर 23 इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव से बुरी तरह से ग्रसित है। इस बारे में सेक्टर 23 के निवासियों ने बताया कि ना तो यहां पर पूर्ण रूप से सड़कों की व्यवस्था है, ना ही स्ट्रीट लाइटिंग की। यहां तक कि सीवरेज व पेयजल की समस्या तो हमेशा बनी रहती है। इससे बेहतर तो गाँव की सुविधाएं ही अच्छी हैं। शहर के पोश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 23 के स्थानीय निवासियों में क्षेत्र में बनी मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए रोष बना हुआ है। वहीं जब स्थानीय निवासियों महेंद्र शोराण व सोनी घनगर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है तथा गलियों में बड़े बड़े गड्ढे बनने के कारण बारिश में यहाँ निरंतर हादसों का खतरा बना रहता है तथा क्षेत्र में पानी की समस्या भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में DC, MLA, चेयरमैन को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए व उन्हें प्रतिदिन आने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलवाई जाए। मैं महेंद्र सिंह शोराण सेक्टर 23 का मुख्य सलाहकार हूँ। इससे पहले मैं इस पिछली योजना में इस सेक्टर का प्रधान था, लेकिन शिकायतें बहुत की हमने, ग्रीवेंस में भी लगाई, पहले भी लगाई। सेक्टर 23 के अंदर पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जैसे बरसात आती है हमारे ओवरफ्लो हो जाते हैं ये सारे सीवर और 2 बूंद भी पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तमाम जो है ना रोड फुल हो जाते हैं। बच्चे भी ये तरसते हैं कि स्कूल में कैसे जाएं। कल हमने फोटो भी भेजा था एक जागरण को, और कल ग्रीवेंस की मीटिंग में भी के है पहले तो लगा दो तो चले जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कल ग्रीवेंस है तो उसके बाद वो लेते ही नहीं। कल मंत्री साहब को खतरा था, कभी पंचायत वाले काले झंडे दिखा दिए। हम काले झंडे नहीं दिखाने गए थे, अपनी समस्या के लिए गए थे, अंदर नहीं घुसने दिया। फिर भी हम अपनी दरखास्त तो लगा करके आए। अभी ये है कि आप इन रोडों की हालत देखते हो, रोड पैदल चलने लायक नहीं है सेक्टर 23 के, न कोई सुनाए। इससे अच्छे हमारे बच्चे सेक्टर में आकर के पढ़ें, शिक्षित बने, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं सेक्टर 23 में रहती हूँ, ठीक है, और इस सेक्टर 23 का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे पैदल जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ना ही व्हीकल लेके निकल सकते हैं हम, ना ही पैदल निकल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी भी बारिश आई, परसों बिल्कुल थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी हमारे इसका हाल देखो आप। सरकार को हम कितनी बार बोले, हम सिर्फ अपने बड़ों को बोल सकते हैं। इनके साथ जाके हम ये जो कहेंगे हम इनके पीछे रहेंगे, जो भी ये कहेंगे। अगर हमें रोड जाम करने की भी नौबत आई तो हम रोड भी जाम करेंगे। सरकार से बार बार अनुरोध है कि वो हमारे सेक्टर की तरफ ध्यान दे। हम गांव से निकल के आते हैं सेक्टर में कि ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। सेक्टर में अच्छा, सबसे अच्छा माहौल बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सेक्टर का सबसे गंदा माहौल है, बिल्कुल गंदा माहौल है। ना ही पार्कों में अच्छी व्यवस्था है, ना ही आने जाने की अच्छी व्यवस्था है, ना ही रहने की अच्छी व्यवस्था। हम क्या करें अब, आप ही बताओ जी। बार बार न्यूज़ के सामने जाते हैं, चैनलों को बोलते हैं, एक बार न्यूज़ में निकलवा देते हो, लेकिन उसका समाधान तो कोई नहीं है ना। अब हम क्या करें, आप बताओ। हमारे बच्चे बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हम रोड के ऊपर पैर नहीं रख सकते। तो क्या बारिश आए, थोड़ी सी 1 या 2 इंच बारिश होती है तो भी हमारा रोड बिल्कुल जाम हो जाता है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे, आप खुद देख सकते हो। आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। मित्रा है, मैं यहाँ 15 सालों से रह रही हूँ सेक्टर 23 में, मकान नंबर 665। यहाँ पे 15 साल पहले एक बार थोड़ा सा रोड बना था, बिल्कुल हल्का फुल्का। उसके बाद जो गड्ढे होते हैं ना वो भी नहीं भरे जाते। इतना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चों को लेके हम अंदर ही घुस के रहते हैं।
कोई इतनी बीमारियां फैल रही हैं, सबके सीवर है ना भरे हुए हैं, वो न बैक मारते हैं सीवर अंदर किचन तक, और लोग क्या करते हैं फिर उनको न परेशान होके सीवर का न रास्ता बना देते हैं रोड पे तोड़ने के लिए, और फिर वो सारे रोड टूटते रहते हैं। सीवर बेकार, रोड बेकार, यहाँ बुरा हाल है, रहने लायक कोई कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और इतने चार्जेस होते हैं हमारे सीवरेज के, पानी के, रोड के, इतना ज़्यादा खर्च करके भी हम लोग बुरी दशा में रह रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार से अनुरोध है कि हमारे रोडों का थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ इतने एक्सीडेंट होते हैं और सीवर का और रोडों का, और बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं, इतना साइकिल से पैदल चलते चलते भी ठोकर लगती है। कोई नहीं। हाउस नंबर 755 सेक्टर 23 का मैं स्थायी निवासी हूँ। लगभग 14 साल से हम यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ जैसे गांव में जो सुविधा होती है उससे भी नकारा है यहाँ तो सुविधा। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, पानी की निकासी का कोई भी नहीं, सीवर कई बार ओवरफ्लो हो जाते हैं। जो स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते। स्कूल गोइंग बच्चों की छोड़ो, आप जो बुजुर्ग हैं घरों में, माताएं बहनें हैं या कोई वृद्ध पुरुष है, अगर 2 बूंद पानी आती है तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हड्डी पसली टूटने का डर रहता है, इतनी फिसलन होती है। तो हमारी प्रशासन से, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनुरोध है कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि कोई अनहोनी ना घटे। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।